Good morning, everyone. Okay, so shall we start? Talking about chapter number six, molecular basis of inheritance. Very important chapter. भाई इस चैप्टर की जो बात करें तो बेसिकली जो डीएनए है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एक पूरी की पूरी थियरी है कि सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? तो भाई डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन होके फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से फिर एमआरएनए बनता है। एमआरएनए के बाद भाई ट्रांसलेशन होके फिर उसमें से प्रोटीन बनता है। तो ये जो एक स्टेप है सेंट्रल डोग्मा का, ये पूरे का पूरा भाई भाई हमको इस चैप्टर में देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक बात बोली है डीएनए के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज डीएनए। कि भाई डीएनए की डिस्कवरी किसने की? तो भाई हमको पता है 1953 वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। उन्होंने बताया कि भाई डीएनए इज अ एरविन जो चारकोफ है, भाई उन्होंने बताया कि डीएनए में जो बीच में मॉडल्स है, भाई यहाँ पे बॉन्ड्स है, वो भाई चार चीजों से बने हुए एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ओके, भाई हमको पता है कि एडेनिन डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ता है। सो बेसिक ये बातें थी। अब दिस इज दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने बार बार रिपीट किया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोस शुगर होती है, एक फॉस्फेट बॉन्ड होता है, और साथ साथ में एक नाइट्रोजन बेस। ठीक है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट होता है। तो नाइट्रोजन बेस में हमको पता है कि चार चीजें होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, भाई यहाँ पे दो स्ट्रैंड होती है, तो भाई यहाँ पे दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होगी। ये भाई आप देखोगे आमने सामने ये जुड़े हुए होंगे। ये 5 days to 3 days ये पहली स्ट्रैंड है, और सामने 3 days to 5 days भाई यहाँ पे दूसरी स्ट्रैंड है। ठीक है, तो एडेनाइन भाई हमेशा थायमिन से बाइंड करता है विद दी टू बॉन्ड्स, एंड थायमिन हमेशा एडेनाइन से बाइंड करता है विद दी टू बॉन्ड्स ऑल्सो। ग्वानिन साइटोसिन के साथ थ्री बॉन्ड के साथ, एंड साइटोसिन ग्वानिन के साथ थ्री बॉन्ड के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये लोग जुड़ते हैं, एंड ये पूरे का पूरा एक डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैसी, हु इज मैसी? विलास है। अगर विलास है तो भाई बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर देना भाई कि जीनेटिक्स का लेक्चर है, तो सब ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पुष्टि, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ध्रुवी। ध्रुवी हमेशा जुड़ती है, ध्रुवी। जिया, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट श्रुति। ठीक है, श्रुति को कांटेक्ट करो। तो कौन हो तुम? मैसी कौन है? रिदम है। जल्दी जल्दी कांटेक्ट करो, अगर नहीं होता तो फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे फटाफट। ठीक है, डोंट वरी। जुड़ना हो तो उनको, ठीक है, अगर कंप्यूटर पढ़ना है तो उनकी इच्छा है। शक्तिमान। ओके, कोई बात नहीं। नॉट आंसरिंग। ओके, सो रहे होगे भाई, संडे है आज।
हमारा एक टाइम था भाई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। क्या संडे क्या मंडे, हर एक दिन सेम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है डीएनए। डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड। आपको डीएनए के बारे में बोर्ड में पूछा है, तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में लिखना है। सो यू गेट इजीली थ्रू मार्क्स पे, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दिस इज सेंट्रल डॉगमा, ठीक है, जिसकी बात की थी। रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए, एंड ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है यहाँ पे। डीएनए की बात करें तो डीएनए भाई यहाँ पे कैसा होता है। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, और प्रोटीन लास्ट में ऐसा होता है। ठीक है। आरएनए भाई प्रोटीन फॉर्म कर सकता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके, जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, वो एचआईवी के अंदर हो रहा था। ठीक है। ये सब नंबर्स हम याद रखें कि भाई बेस पेयर के अंदर कितना डिस्टेंस होता है, भाई डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितनी होती है। ठीक है, 134 nm। सारी की सारी चीजें भाई, डीएनए अप्रोक्सीमेटली होता कितना है वगैरह। ठीक है। प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए का, वो भाई न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। यूकैरियोट्स की जो बात करें हम, तो भाई जो डीएनए होता है वो भाई से लिपटा हुआ होता है। किसके ऊपर? तो भाई हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो साइड में कि हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर ये डीएनए जो है वो लिपटा हुआ है। ओके। तो हिस्टोन ऑक्टामर वाली एक थियरी है कि इतना बड़ा जो डीएनए है, 2.2 मीटर लंबा डीएनए, ये छोटे से न्यूक्लियस के अंदर भाई ज्वाइन कैसे होता है, बाइंड कैसे होता है। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज? बिकॉज ऑफ व्हाट? एनीवन कैन कमेंट। डीएनए क्यों नेगेटिवली चार्ज होता है? व्हाई डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज? फॉस्फेट। ओके। ओके। પ્રાંજલ બેન, આપણું લેક્ચર 10:15 છે, 10:20 નો સમય છે। ઓકે, ગુજરાતી મીડિયમમાં। PO4 और PO3? PO4 - चलो तो भाई डीएनए से फिट होता है सुपर कोल्ड डीएनए, न्यूक्लियोसोम्स। तो डीएनए पैकेजिंग की थियरी, और जो पूरा स्ट्रक्चर वहां पे फॉर्म होता है, वहां पे हमने देखा था, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। ओके। साथ साथ में कुछ नॉन हिस्टोन भाई क्रोमेटिन भी होते हैं, क्रोमोसोमल्स। ठीक है। तो ऐसे करके भाई ये डीएनए जो पैकेजिंग होता है वो पूरे का पूरा फिट होता है वहां पे। डीएनए पैकेजिंग बहुत ईजी है। उसमें आप डीएनए पैकेजिंग के बारे में लिखेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में लिखे, H2 H2 B H3 H4।
साथ साथ में भाई क्रोमेटिन किससे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो बनता है, ठीक है भाई, डोरी के अंदर मोती, ऐसे एक मोती की माला, ठीक है, ऐसा डीएनए भाई हमको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है। साथ साथ में हिस्टोन के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होती है, क्रोमोसोमल, सॉरी, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग, राइट, मैसी। तो बीट्स ऑफ स्ट्रिंग होता है यहाँ पे, तो पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो भाई डीएनए पैकेजिंग अगर आपको 3 मार्क्स में आता है तो ये सारी चीजें आप लिखोगे, यू गेट इजिली मार्क्स। चलो लास्ट फिर यहाँ पे नेक्स्ट जाए आगे, तो भाई ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे उन्होंने क्या लिया था, तो भाई एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड ली थी यहाँ पे। तो भाई एस ट्रेन के अंदर भाई देखे तो भाई कुछ था नहीं, बट आर स्ट्रेन की जो बात करें तो भाई वेरी वेट। एस ट्रेन भाई थोड़ा टॉक्सिक था, इसको स्मूथ सरफेस भी बोलते थे। और रफ स्ट्रेन आर, जो रफ, उसमें भाई कोई टॉक्सिक नहीं था यहाँ पे। तो भाई इंजेक्शन माइस को दिया गया, देखा तो माइस मर गया। आर स्ट्रेन वाला जो था वो दिया गया था, माइस जिंदा रहा, वो हिट किल था, दैट्स व्हाई। अब वो यहाँ पे क्या किया गया कि जो वेरिएंट था उसको हिट किल्ड किया गया, और देखा तो भाई माइस में दिया तो भाई माइस जिंदा रहा तीसरे फिगर के अंदर। भाई लास्ट में फिर क्या किया गया, एस और आर स्ट्रेन दोनों को भाई मिक्स किया गया। देखो एस स्ट्रेन गर्म की हुई थी, हीट किल थी, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं था, और आर स्ट्रेन तो वैसे भी कुछ करती नहीं थी। बट लास्ट एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि भाई तब भी जो माइस था वो मर गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि एस में से कुछ ऐसी चीज है जो आर के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वो क्या था, ठीक है, वो हमको बाद में पता है कि वो डीएनए था, बट ग्रिफिथ को उस टाइम पे पता नहीं था। तो 1928 में भाई ये एक्सपेरिमेंट किया था, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, दैट्स वाई ये मर गया। जेनेटिक मटेरियल नाम दिया था ग्रिफिथ ने। फिर इसके बाद हमको पता है एवरी मैकलोड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया सेम, ठीक है, बट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ज्यादातर लोगों ने उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। ये एक्सपेरिमेंट था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ वाला था, ठीक है। तो भाई उसके ऊपर कुछ खास भाई इनको भाई तवज्जो नहीं मिला कि भाई ये सही है वगैरह वगैरह, एवरी मैकलोड एंड मैकार्टी, ठीक है, 1933 टू 44। चलो फिर द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है, ये जो आपके एनसीईआरटी वाली फिगर है। गुजराती वाड़ा हमारा केम जोड़ाय છે? જે ગુજરાતી વાળા મિત્રો હોય એ 10:15 10 20 જોઈન થજો, હમણાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ નું લેક્ચર ચાલુ છે, ઓકે? આપણે 10:20 નો સમય છે, ઓકે? Because enzymes were needed to transfer DNA in every experiment. Yes, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो यहाँ पे क्या किया गया भाई, रेडियो एक्टिव, भाई यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लिए गए, एक 32p भाई फॉस्फोरस एंड 35p 5 भाई यहाँ पे सल्फर लिया गया। फिर यहाँ पे एक वेक्टर लिया गया। यू नो व्हाट इज वेक्टर? हमने भाई जो लास्ट वाला चैप्टर है हमने बायोटेक्नोलॉजी, भाई बायोटेक्नोलॉजी में हमको अच्छे से पता है कि व्हाट इज वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो कैसा काम करता है, तो भाई वेक्टर ले जाने का काम करता है, किस में, तो भाई ई कोला बैक्टीरिया में। तो भाई इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिव भाई डीएनए लेबल करके डाले, ठीक है, एक में प्रोटीन डाला, एक में डीएनए डाला। अब अगर भाई बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल भाई डीएनए होगा तो इट विल बी बाइंड विद दैट, और अगर भाई प्रोटीन होगा तो वही वहां पे वो अलग ही रहेगा।
तो लास्ट में फिर देखा गया, देखो यहाँ पे तीन प्रोसीजर की गई है, फिगर में दिखाया गया है कि जब वो वेक्टर, ठीक है, वहां पे जाता है, यस वैसे कैरियर, ठीक है, तो कैरी करके जाता है उसको, और जो रेडियो एक्टिव डीएनए और प्रोटीन है भाई इकोलाई के अंदर डालता है, उस प्रोसीजर को यहाँ पे कहा जाता है भाई इन्फेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फेक्ट किया, फिर इन्फेक्शन के बाद भाई पूरा जो बैक्टीरिया है इकोलाई का जो सॉल्यूशन है उसको भाई यहाँ पे ब्लेंडिंग किया गया है, ठीक है। एक मशीन आती है, ठीक है, उसमें ये यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ नंबर में ब्लेंडिंग किया गया है यहाँ पे गोल गोल। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई घुमाया गया है यहाँ पे। तो भाई घुमाने के बाद फिर जो लास्ट में एक्सपेरिमेंट किया कि भाई रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेट, एंड हियर नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेट। तो भाई इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमको लास्ट में ये पता चल गया है कि नाउ जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, ठीक है। तो भाई इसके बाद किसी और की जरूरत पड़ी नहीं कि भाई एक्सपेरिमेंट करने की कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है, वरना पहले तो भाई बहुत ऐसे हो रहा था कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, नहीं जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल भाई डीएनए है। तो ऐसी बहुत सारी भाई बातें चल रही थी। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली में कौन सा भाई जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात है कि भाई अगर जेनेटिक मटेरियल है तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होना चाहिए। देखो जेनेटिक मटेरियल है तो वो डबल होना जरूरी है, तो उसका रेप्लिकेशन होना जरूरी है, तो इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट, ठीक है। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। आरएनए कैसा है, स्टेबल नहीं है, तो आरएनए कभी भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टीज खास याद रखें। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। हमको पता है इवोल्यूशन के अंदर ये धीरे धीरे भाई चेंजेस आते गए और आज हम एक इंसान बन गए, ठीक है। तो जब कभी भी भाई अंदर सुधार की जरूरत हो, चेंजेस की जरूरत हो, तब वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज हो पाए। तो इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशंस, ठीक है। तो भाई ये चीजें भाई होनी चाहिए उसके अंदर। फोर्थ, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जो मेंडल भाई साहब ने सारी बातें बोली थी, ठीक है, कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे, फिर जो नई जनरेशन आती है उसमें वो ट्रांसफर हो, तो ये सारी की सारी बातें खूबियां इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। फिर था भाई आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। आरएनए वर्ल्ड में क्या था, तो भाई आरएनए मेटाबॉलिज्म में प्रोसीजर है, ट्रांसलेशन करता है, स्प्लाइसिंग करता है, एंड डीएनए जो है वो आरएनए से ही बना है। देखो सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल था अर्थ के ऊपर वो आरएनए था, आरएनए में से ही फिर बाद में डीएनए बना है। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि जो डीएनए, जो नया डीएनए बनता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल इन इकोलाई। देखो बेटा, इसमें हमने क्या देखा था कि भाई ये जो यहाँ पे इकोलाई का भाई मटेरियल लिया गया है, इसमें भाई डीएनए लिया गया है। अब डीएनए की जो नई स्ट्रैंड होती है, मतलब डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो कैसा होता होगा, मतलब रेप्लिकेशन में दो स्ट्रैंड पुरानी दो स्ट्रैंड नई ऐसा होता होगा, एक स्ट्रैंड नई एक स्ट्रैंड पुरानी ऐसा होता होगा, कि क्या होता होगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और लास्ट में भाई यहाँ पे भाई देखा गया कि भाई जो लास्ट सेकंड जनरेशन मिलती है, तो यहाँ पे जो डीएनए है एक रेड और एक ग्रीन आपको देखने को मिलेगा जनरेशन टू में। जनरेशन वन में तो ऑब्वियसली एक पुराना एक नया डीएनए है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया, मिचेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट में, कि डीएनए स्ट्रैंड इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो नया डीएनए बनता है रेप्लिकेशन के थ्रू, उसमें एक स्ट्रैंड नए डीएनए की होती है और एक स्ट्रैंड भाई पुराने डीएनए की होती है। तो भाई यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से भी साबित हो गया कि भाई डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव।
ओके। फिर रेप्लिकेशन, देखो बेटा, रेप्लिकेशन में हम मेन चीज क्या याद रखेंगे, सारे के सारे एंजाइम्स के नाम याद रखेंगे। ठीक है, कि भाई रेप्लिकेशन होता तो होता कैसे है। ठीक है, ये हमने फिगर ड्रॉ की थी कि भाई सबसे पहले जो टोपो आइसोमरेज होता है वो डबल स्ट्रैंड को भाई ओपन करता है, हेलिकेस बीच में से काटता है, फिर दो स्ट्रैंड बनती है। फिर हमने ये भी देखा था कि एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो रेप्लिकेशन फोर्क जनरेट करते हैं। ठीक है, अब रेप्लिकेशन फोर्क जैसे ही जनरेट होगा तो भाई एक एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम, तो भाई आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा कि भाई उसके आगे फिर अपना जो डीएनए है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो डीएनए बनेगा। ठीक है, तो डीएनए भाई एक स्ट्रैंड पूरा नहीं है, एक स्ट्रैंड नहीं है, ऐसे नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, तो देखो डीएनए अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम पे बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर डीएनए 3 प्राइम से 5 प्राइम उल्टी दिशा में बनेगा तो वहां पे क्या होगा कि भाई जो आरएनए का एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, उसको बार बार आना पड़ेगा। ठीक है, वो आएगा, डीएनए आएगा, वो आएगा, डीएनए आएगा। उसकी वजह से होगा क्या कि वहां पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, जिसको हमने बोला था ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, एक बार दोनों तरफ पूरा डीएनए बन जाएगा तब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को रिपेयर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज आता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे, डीएनए पॉलीमरेज था, डीएनए लाइगेज था, समथिंग, डीएनए लाइगेज आई थिंक। ओके, डीएनए लाइगेज था। तो डीएनए लाइगेज जो होता है उसको चिपका देता है, पूरी स्ट्रैंड को क्लियर कर देता है। और लास्ट में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज क्या करता है कि चेक करता है कि एडेनिन के सामने थाइमिन जुड़ा है, थाइमिन के साथ एडेनिन है, अगर एडेनिन के सामने ग्वानिन जुड़ गया तो उसको रिपेयर करके फिर चला जाता है। तो लास्ट में फिर हमको नया डीएनए देखने को मिलता है। ठीक है, तो दैट्स द होल डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन अगर आपसे पूछे तो आप ये वाली फिगर ड्रॉ कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सारे जो एंजाइम्स है उसका लिख सकते हो, आराम से आपको 4 में से 4 मार्क मिल जाएगी उसमें। कैसा गया भाई कल इंग्लिश का पेपर सबका? ओके। भव्य का कैसा गया? ये मोरी का है, मोरी हर्ष? रिदम, वेर इज मोरी? ओके। हर्ष को कॉल किया? मोरी विलेज में है। हर्ष प्रजापति। हम्म। अगर कोई लेफ्ट हो जाता है और मैं अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो यू कैन सिंपली कॉल मी, ठीक है, क्योंकि लेक्चर के दौरान ध्यान नहीं रहता कि किसकी रिक्वेस्ट आई है वगैरह ऐसे।
चलो, तो नेक्स्ट प्रोसीजर है फिर ट्रांसक्रिप्शन। कि भाई ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे भाई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई प्रोमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, एंड देयर इज अ टर्मिनेटर रीजन। भाई यहाँ पे एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर पे जाएगा, बट उसको रास्ता पता नहीं है, तो रास्ता दिखाने का काम भाई पंडित जी करते हैं, जिसका नाम है भाई सिग्मा फैक्टर। ठीक है। फिर हमको पता है कि भाई स्ट्रक्चरल जीन में एक्चुअली में जो आरएनए है वो क्रिएट होगा, एंड देन टर्मिनेटर में फिर वो जो पॉलीमरेज है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये वाली फिगर आपकी कि भाई आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर रीजन पे जाता है, भाई यहाँ से भाई आरएनए बनता है, और फिर वो जो आरएनए पॉलीमरेज है टर्मिनेटर से बाहर निकलता है। भाई टर्मिनेटर से कौन बाहर निकालता है उसको, तो भाई एक और फैक्टर था, रो फैक्टर, RHO फैक्टर। ठीक है, वो बाहर निकालता है। ठीक है। तो ऐसे करके भाई हमको प्रोकैरियोट्स के अंदर भाई हमको क्या देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर हमको आरएनए का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। सो फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेरी इजी प्रोसेस। भाई इस चैप्टर की बात करें तो सारी थियोरी में भाई फिगर है, तो भाई अगर 3 या 4 मार्क्स में आते हैं तो भाई भाई हम डेफिनेटली इसके अंदर भाई फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके। नाउ यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर देखो सेम प्रोसीजर होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और भाई टर्मिनेटर, बट यहाँ पे एक चीज ये है कि ये प्रोसेस हो जाने के बाद जो mRNA होता है उसमें भाई दो रीजन होता है, एक इंट्रॉन होता है और एक एक्सॉन होता है। हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ काम का एक्सॉन है, इंट्रॉन यहाँ पे काम का नहीं होता। ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले जो आरएनए होता है, आरएनए के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, MG3 ठीक है, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो बिठाएंगे, उसको बोलेंगे हम कैपिंग प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद भाई जो इंट्रोन होता है वो स्प्लाइस हो जाएगा, मतलब राउंड हो जाएगा, इसको बोलेंगे भाई स्प्लाइसिंग प्रोसेस। ठीक है। तो स्प्लाइसिंग के बाद जो इंट्रॉन होता है वो दूर हो जाएगा, RNA स्प्लाइसिंग, और जो एक्सॉन है वो फिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। और लास्ट में भाई 3 डेज एंड के ऊपर हम एक और ग्रुप ऐड करते हैं। क्या नाम था उस ग्रुप का? कैन यू आंसर इट? 3 डेज के ऊपर जिसको हमने टेलिंग प्रोसेस कहा था। यहाँ पे लिखा है एडेनाइल ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एडिनाइल ग्रुप और ये डाइनाइलेशंस। ओके, 3 डेज ग्रुप के ऊपर। सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका कौन सा प्रोसीजर, तो यहाँ पे टेलिंग प्रोसीजर कंप्लीट, एंड दिस इज द प्रोसीजर अबाउट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है। तो बेटा यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन पूछे अगर तो आपको ये वाली फिगर ड्रॉ करनी है, और प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर आपसे पूछे ट्रांसक्रिप्शन तो भाई सिंपल आपको भाई ये वाला। ठीक है, बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा, मस्त अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे आप। हाँ, सारी ये डिटेल सब ऐड कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि थियरी में होता क्या है, बाकी आपको डिटेल्स और ऐड करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। फिर यहाँ पे जीनेटिक कोड है, हमको पता है कि 64 कोडोन्स होते थे यहाँ पे। साइंटिस्ट ने 20 अमीनो एसिड डिस्कवर किए, बट उनके नाम कैसे रखे जाए? ठीक है, भाई दो में रखे तो भाई 4 इंटू 2 16 होते थे, 4 इंटू 4 इंटू 16। फिर इन्होंने रखा कि भाई 3 के ऊपर हम नाम रखते थे, मतलब 64, मतलब 20 से कम ही है, मतलब ज्यादा तो है 64, पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा टेबल बनाया है, यहाँ पे हमको टेबल आता है। देखो, आपको कहीं पे भी ये वाला पोर्शन पूछेगा तो आपको टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, टेबल कहीं पे भी आपको नहीं पूछेगा, रिलैक्स। ठीक है।
बट यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग कोडोन में कौन सा एमिनो एसिड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा एमिनो एसिड आपको देखने को मिलेगा, कोड करेगा वगैरह वगैरह, तो उसके ऊपर से भाई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो भाई ये टेबल भाई ऐसे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना की मदद से। ठीक है, ये जो जेनेटिक कोडोन है इसके ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। टोटल कितने पॉइंट्स हैं भाई, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये 7 के 7 पॉइंट्स आपको याद करके लिखने हैं। उसमें से ये वाला पॉइंट तो खास इंपॉर्टेंट है कि UAA UAG UGR स्टॉप कोडॉन है। और स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा था, व्हाट इज स्टार्टिंग कोडॉन, AUG। ठीक है, यहाँ पे मिथ्योनिन नाम का एमिनो एसिड बाइंड होता है। तो बस यही 7 पॉइंट्स में से आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सातों सात क्वेश्चन, सातों सात पॉइंट्स 3 मार्क्स के अंदर भी आए, आपको कभी भी वो टेबल ड्रॉ नहीं करना वहां पे। ओके, सो रिलैक्स अबाउट दैट। अगर इन जेनेटिक कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई उस पर्सन को कोई भी जेनेटिक डिजीज हो सकता है। यहाँ पे कौन सा डिजीज हो सकता है, तो भाई म्यूटेशन हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था कि मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है, राम हैज रेड कैप। तो यहाँ पे राम हैज रेड कैप, तो हम तीन तीन को क्या समझ लें, जेनेटिक कोड समझ लें। अगर एक भी वर्ड के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो देखो क्या होगा, राम हैज ब्रेड DCAP, तो ये यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, दिक्कत हो गई। फिर एक और वर्ड ऐड हुआ तो यहाँ पे भी दिक्कत हो गई। और एक और वर्ड जी ऐड हो गया तो यहाँ पे तो पूरा वर्ड ही अलग हो गया, राम हैज बिग रेड कैप। तो यहाँ से ऐसे म्यूटेशन होता है और उस पर्सन को फिर ऐसे कोई बीमारी वगैरह होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे tRNA का स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर है भाई tRNA का। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसीजर बहुत ही इजी प्रोसीजर है। देखो पीछे एक रिबोसोम्स होता है, बड़ा यूनिट होता है, नीचे छोटा यूनिट होता है। उसके नीचे भाई RNA की स्ट्रैंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो tRNA होता है वो क्या करता है, ये जो नीचे mRNA की स्ट्रैंड है उसको देख देखे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ACG है तो उसके सामने क्या बनेगा, TGC। तो वो टेबल के अंदर देख के पकड़ के ले आएगा TGC नाम के एमिनो एसिड को। ठीक है, तो भाई आमने सामने ऐसे जुड़ते जाएंगे और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमिनो एसिड की पूरी एक माला बन जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में पूरे की पूरी एक माला बन रही है यहाँ पे। और ये आगे जाके कहलाएगी ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसमें से भाई ये एमिनो एसिड की चेन में से आगे जाके क्या बनेगा, तो सिंपली प्रोटीन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी सारी डिटेल्स हम देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। फिर यहाँ पे है रेगुलेशंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई कब तक ये सारी की सारी प्रोसीजर चले, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो कब तक ये चलेगी, एक जगह पे स्टॉप होना भी जरूरी है, स्प्लाइसिंग का स्टॉप होना जरूरी है। तो यहाँ पे सिंपली एक चार्ट दिया गया है कि भाई DNA के अंदर यहाँ पे PIPOZYA। अब ZYA की बात करें तो ZYA जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या क्रिएट करता है, तो भाई ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बनाता है और बाद में फिर यहाँ से प्रोटीन बनता है। ठीक है, क्या बनता है mRNA में से, तो भाई बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का प्रोटीन बनेगा, परमिएस बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। देखो बेटा अभी तक जो पढ़ा वही है ये कुछ नया नहीं है, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है आप। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि ये प्रोसीजर कब तक चलेगी भाई। भाई काम, आप खाना खा रहे हो तो खाते ही रहोगे, कभी ना कभी तो स्टॉप करोगे। तो यहाँ पे भी जो mRNA है ट्रांसक्रिप्शन से बनता है और जो प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनता है वो कब तक बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि जो ZYA है भाई यहाँ पे लेग mRNA बनाता है, फिर उसमें से भाई बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएस एंड ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है। ठीक है, अब जब कभी भी यहाँ पे भाई स्टॉप करने की जरूरत आएगी तो यहाँ पे
आई जो रीजन है वहां से एक रिप्रेसर एमआरएनए निकलता है। ये रिप्रेसर क्या करेगा बेटा, यहाँ पे जो ओ रीजन है, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर। तो भाई ऑपरेटर के ऊपर आके ये बैठ जाएगा। जैसे ही ऑपरेटर के ऊपर आके ये बैठ जाएगा, क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। तो भाई ऐसे जो प्रोसीजर है यहाँ पे काम में आती है। ठीक है। देखो नॉर्मली यहाँ पे फिगर में देखे, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है। देखो रिप्रेसर क्या होता है और इंड्यूसर क्या होता है ये जानो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। रिप्रेसर जो होता है, ठीक है, रिप्रेसर ऑफ एमआरएनए, रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। ठीक है। यहाँ पे जो रिप्रेसर होता है, जब ऑपरेटर ऊपर बाइंड होता है तब प्रोसेस आगे नहीं होगी। ठीक है। अब जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाहर निकल जाएगा, रिप्रेसर को कौन बाहर निकालता है, तो यहाँ पे एक इंड्यूसर होता है, वो उसको बाहर निकालता है। ठीक है। तो इंड्यूसर यहाँ पे रिप्रेसर को बाहर निकालेगा। जैसे ही रिप्रेसर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो प्रोसीजर है वो चलती रहेगी। ठीक है। तो मेन यहाँ पे लेक ओपेरोन में इंड्यूसर और रिप्रेसर के बारे में है, और ये फिगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। किसी ट्रांसक्रिप्शन या बोर्ड में क्वेश्चन पूछना हो तो ये लेक ओपेरोन के ऊपर खास पूछते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इससे डरते हैं। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, बेहद इजी क्वेश्चन। फिर है भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सब बच्चों को आता है हमको। ठीक है। उसके सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि कब स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, भाई कितने डीएनए का भाई हमने यहाँ पे स्टडी किया, ये गोल्स ऑफ एचजीपी। ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कि एचजीपी सबको पता है कि क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। कि भाई साइंटिस्ट ने भाई बहुत साल पहले एक प्रोजेक्ट चालू किया कि उन्होंने देखा कि डीएनए की पूरी हम स्ट्रैंड पढ़ डालें, रीड करें। क्यों रीड करें? क्योंकि भाई अगर हमको डीएनए के बारे में पता होगा तो उसकी मदद से जो फ्यूचर में कुछ जेनेटिक डिजीज होगा, म्यूटेशन होगा, उसके बारे में हमको भाई पता चलेगा। ठीक है। तो भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसकी मदद से यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें भाई सॉल्व की जा सकती थी। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर रखेंगे। ये वेक्टर है। वेक्टर आई डोंट थिंक सो इन दिस चैप्टर। यैक वेक्टर और बैक वेक्टर हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है ये, कि भाई यैक वेक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बैक वेक्टर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सारे पॉइंट्स बेटा लिखने हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका नसीब अच्छा हुआ तो एचजीपी के बारे में ये सब कुछ पूछ सकते हैं कि एचजीपी के गोल्स बताइए, या एचजीपी के गोल्स अलग है और सैलिएंट फीचर्स अलग है, तो ये बात याद रखिए। तो सैलिएंट फीचर्स अगर पूछे 4 मार्क में तो भाई आपको सारे के सारे ये याद रखने हैं। टोटल कितने हैं भाई? 9 10 है टोटल। ठीक है। एप्लीकेशन फ्यूचर चलन तो एचजीपी तो क्लियर रखना। बहुत अच्छा नसीब हुआ तो आ सकता है एचजीपी। फिर है भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। बहुत ही इजी टेक्निक है। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों की जाती है, तो भाई ये स्पेशली जो भाई हमने बात की थी सीआईडी, भाई सीपरी प्रद्युमन एंड डॉक्टर सालुंके। अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई जगह पे कोई एक सैंपल मिला है, 3 लोगों के ऊपर डाउट है कि भाई यहाँ पे भाई ये किलर हो सकता है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो जो सैंपल होता है उसका क्या किया जाता है, भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। एक प्लेट होती है, प्लेट के अंदर सिलिका जेल होती है और उसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़े पोर्स जो होंगे वो ऊपर होंगे और सबसे जो छोटे पोर्स होंगे वो आगे की ओर होंगे। तो जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए का तो भाई पहले सेपरेट किया जाता है, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाला जाता है और फिर वही डीएनए को फिर अंदर उसके अंदर छोड़ा जाता है। तो जो छोटे पार्टिकल्स होंगे डीएनए के वो आगे जाएंगे और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो पीछे की ओर रहेंगे। ठीक है। अब हर एक इंसान का जो डीएनए होता है बेटा वो अलग होता है, ये बात याद रखिए। ठीक है।
तो भाई ऐसे करके हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े बड़े पार्टिकल्स पीछे देखने को मिलेगी और एक डिजाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है। तो वो डिजाइन फिर मैच कर लेनी है भाई सैंपल के साथ कि भाई तीन में से किस इंसान का जो भाई डीएनए है वो मैच हो रहा है, तो भाई वही किलर है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भाई टेक्निक है कौन सी यूज होती है, सॉथर्न ब्लॉट टेक्निक। ठीक है। डीएनए सेपरेट डीएनए और अगारोस जेल। ठीक है। फिर उसको भाई डीएनए को ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, फिर देखा जाता है कि भाई कौन सा डीएनए भाई है। ठीक है। भाई सैंपल के साथ और उसके साथ चेक किया जाता है। देन यू कैन इजीली गो थ्रू कि भाई यही किलर है। सॉथर्न ब्लॉट टेक्निक के थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। ओके। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेटा खास पॉइंट्स याद रखेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्लॉटिंग टेक्निक होती है फोर्थ वन में। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल वीएनटीआर प्रॉप्स। प्रॉप्स मतलब क्या बेटा, प्रोब मतलब जो डीएनए होता है उसको हम प्रॉप बोलेंगे यहाँ पे। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है। ये सारी चीजें फिगर में दिखाई गई है। सो ऑल ओवर वन शॉट लेक्चर में हमने पूरा ओवरव्यू लिया है चैप्टर का कि क्या क्या चैप्टर में मेन मेन चीजें हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आज आपके पास संडे है पूरा, तो पूरे का पूरा ये आज डीएनए क्लियर करेंगे। और फिर जब सारी की सारी थियरी फिगर्स आपकी क्लियर हो जाए फिर लास्ट में हम एमसीक्यू लेके बैठेंगे। ठीक है। तो खास भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कुछ भी दिक्कत हो तो बताइएगा। नाइस पापा भव्य मोरी किसको पापा बोल रहा है भाई? ओके बेटा, तो थोड़ा अभी 5-10 मिनट के बाद भाई ये पूरे का पूरा चैप्टर खत्म कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इजी चैप्टर है। सभी याद रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन होगा उसमें फिगर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है। एंड उसके ऊपर से हम लिखेंगे, फिगर के ऊपर से अच्छा इंप्रेशन आपका छोड़ेगा ये चैप्टर। ठीक है। तो चलो ये कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। और भाई आया करो, भाई इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी। जो भी आपके फ्रेंड्स एब्सेंट है उनको भी बोला करो। फिर ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, भाई 1 आध घंटा तो आप लोग भी टीवी वगैरह में देख लेते हो। इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर डीएनए। आज अच्छे से पढ़िए। ठीक है। चलिए मिलते हैं।